इतिहास के पन्ने कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ खोजें ऐसी हैं जिन्होंने हर साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और रिसर्चर को हैरान कर दिया। टर्की के एक सूखे पहाड़ के पास जमीन के नीचे छुपी है एक 12,000 साल पुरानी बस्ती, जहां मिले हैं बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ जिन पर लिखे हैं कुछ अजीब प्रतीक जो बताते हैं कि शायद इंसान ने सभ्यता बनाना शुरू ही तब कर दिया था जब वो सिविलाइजेशन शब्द का मतलब भी नहीं जानता था। फिर साउथ अफ्रीका के एक कोने में मिली एक 18 मीटर लंबी इंसानी पैर की छाप जो पत्थर में जम चुकी है, जैसे किसी ने उसे मोल्टन रॉक पर रखा हो। क्या ये प्रकृति का खेल है या फिर किसी जायंट रेस का सबूत जो हमसे पहले धरती पर रहती थी? और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में मिली एक ऐसी चीज जिसमें 12 फेसेस वाले छोटे ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स जिनका मकसद आज तक कोई नहीं समझ पाया। न कोई लिखा रिकॉर्ड, न कोई हिस्टोरिकल मेंशन, फिर भी हर एक परफेक्टली क्राफ्टेड, जैसे किसी एडवांस्ड मशीन से बना हो। क्या ये मेजरमेंट टूल्स थे या एस्ट्रोलॉजिकल डिवाइसेस या फिर कुछ और जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 रहस्यमय चीजें दिखाएंगे जिसे खोजने वाले वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द जायंट फुटप्रिंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के एम्पालुजी एरिया के पास एक छोटी सी जगह है, एम्पुमालंगा। यहीं पर एक चट्टान के बीच मिला है 12 फीट लंबा एक मानव पैर का निशान जो लगभग 20 करोड़ साल पुराने ग्रेनाइट रॉक में घुसा हुआ है। हाँ, 20 करोड़ साल पुराने पत्थर में। इसे लोग कहते हैं द जायंट्स फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्लियरली ह्यूमन शेप में है। टोज, आर्च और हील तक बिल्कुल एकदम नेचुरल लगते हैं। साइज ऐसा जैसे कोई 18 से 20 फीट लंबा इंसान वहां खड़ा था। अगर प्रोपोर्शन निकालें तो उस इंसान की हाइट लगभग 30 फीट बनती है। अब सवाल ये है, क्या कभी ऐसे जायंट्स इस धरती पर थे? जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस रॉक में ये फुटप्रिंट है उसे कहते हैं डोलराइट, एक ऐसा वोल्केनिक स्टोन जो जब बना था तब मोल्टन लावा था और उसे सॉलिड होने में हजारों साल लगे। साइंस के हिसाब से कोई भी इंसान या जीव उस समय धरती पर था ही नहीं। फिर ये फुटप्रिंट आया कहां से? एक साउथ अफ्रीकन रिसर्चर माइकल टेलिंगर ने सबसे पहले इस फुटप्रिंट को दुनिया के सामने लाया। उसने कहा, ये ह्यूमन फुटप्रिंट नहीं है, ये एक डिवाइन मार्कर है। उनके हिसाब से ये एक प्रूफ है कि हमसे पहले कुछ और सिविलाइजेशंस यहाँ थीं, जो साइज में हमसे काफी बड़ी और टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। टेलिंगर कहता है कि ये फुटप्रिंट ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि एक मैसेज है जो रॉक के अंदर लिखा गया है। हम वहां थे और हम फिर आएंगे। साइंस इस बात को रिजेक्ट करती है और कहती है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता जो जायंट्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करे। लेकिन जब तुम उस जगह खड़े होते हो, जब तुम देखते हो वो एक आदमी के पैर जैसे मार्क्स, तो तुम्हारे अंदर एक ही सवाल उठता है, अगर ये नेचुरल है तो इतना परफेक्ट कैसे? और अगर ये ह्यूमन है तो वो इंसान कौन था जो 30 फीट लंबा था? नंबर 2, द अबीडोस कार्विंग्स। इजिप्ट के अबीडोस नाम के एक प्राचीन शहर में स्थित है एक टेम्पल ऑफ सेटी I। ये टेम्पल 3000 BCE के आसपास का माना जाता है और यहाँ की दीवारों पर लिखे हायरोग्लिफ्स दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बन चुके हैं। एक सेक्शन ऐसा है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ के कार्विंग्स किसी भी प्राचीन चीज जैसे नहीं लगते, बल्कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तस्वीर हो। टेम्पल के एक कॉलम के ऊपर बनी कार्विंग्स में कुछ ऐसे शेप्स दिखाई देते हैं, जैसे एक हेलीकॉप्टर जैसा, एक सबमरीन जैसा, एक होवरक्राफ्ट जैसा और एक फाइटर जेट जैसा डिजाइन। जब पहली बार ये कार्विंग्स 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुई तो रिसर्चर्स लिटरली शॉक हो गए, क्योंकि इजिप्ट के लोग 4000 साल पहले हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट कैसे जानते थे? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक प्रूफ है कि एंशंट इजिप्ट में एडवांस्ड बीइंग्स आए थे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को नॉलेज और टेक्नोलॉजी देकर गए। कुछ लोग कहते हैं ये गॉड्स एक्चुअली एंशंट एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इजिप्शियंस ने डिवाइन बीइंग्स समझा
उन्होंने उन्हीं फ्लाइंग क्राफ्ट्स और मशीन्स को कार्विंग्स में इमॉर्टल कर दिया ताकि उनके हेवनली विजिटर्स को याद रखा जा सके। सेटी वन एक विजनरी फारो था। उसने अपने टेम्पल में क्रिएशन और आफ्टर लाइफ दोनों को डिपिक्ट किया था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो स्काई बोट्स या सेलेस्टियल मशीन्स का जिक्र करता था जो देवताओं को आसमान में ले जाती थी। हो सकता है ये कार्विंग्स उन्हीं स्काई बोट्स का आर्टिस्टिक डिपिक्शन हो जो आज के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट जैसे लगते हैं। लेकिन सवाल वही है, ये डिपिक्शन इतना मैकेनिकली एक्यूरेट कैसे हुआ? क्या उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बनाया या फिर उन्होंने कुछ देखा था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? नंबर 3, दी रोमन डोडेकाहेड्रॉन्स। यूरोप के कई देशों में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी और इटली में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट ढूंढा। एक छोटी सी ब्रॉन्ज या स्टोन से बनी 12 फेस चीज, हर फेस के बीच में एक परफेक्ट सर्कल का होल और हर कॉर्नर पर छोटी नॉब्स लगी हुई। उसे नाम दिया गया रोमन डोडेकाहेड्रॉन। इनका साइज होता है रफली 4 से 11 सेंटीमीटर्स तक। और सबसे हैरानी की बात, ये ऑब्जेक्ट्स पूरे रोमन एम्पायर में मिलते हैं, लेकिन कहीं भी इनके बारे में एक भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता। न किसी रोमन किताब में, न किसी सोल्जर के नोट में, न किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। रोमन्स इतने डिटेल ओरिएंटेड लोग थे कि उनके पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स सब कुछ था। ऐसे लोग अगर किसी चीज का यूज करते थे तो उसके बारे में लिखना उनकी आदत थी। और जब 18वीं सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पहला डोडेकाहेड्रॉन ढूंढा, तब से लेकर आज तक 200 से ज्यादा डोडेकाहेड्रॉन्स मिल चुके हैं, पर इनका मतलब अभी भी जीरो। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एक एंशिएंट कैंडल होल्डर था जिसमें छोटे होल से लाइट निकलती थी। लेकिन अगर ये कैंडल होल्डर था तो सब डोडेकाहेड्रॉन्स में सोट, काला धुआं के मार्क्स क्यों नहीं मिले? कुछ रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल्स बना के प्रूव करने की कोशिश की कि अगर तुम एक डोडेकाहेड्रॉन को लाइट के सामने रखो तो कुछ होल्स से सनलाइट एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर पास होती है। मतलब ये शायद एक सीजन कैलकुलेटर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर या फेस्टिवल्स के लिए। क्या ये एक टॉय था या एक वीपन टूल या एक स्पिरिचुअल सिंबल या कुछ ऐसा जो इंसान समझने के लिए अभी तैयार ही नहीं? आज भी म्यूजियम्स में ग्लास केसेस में रखे ये डोडेकाहेड्रॉन्स साइंटिस्ट्स और विजिटर्स दोनों को एक ही बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रोमन्स जैसे लोग जो हर चीज लिखकर जाते थे, उन्होंने इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? शायद ये कुछ ऐसा था जिसे लिखना अलाउड ही नहीं था। नंबर 4, दी शिगिर आइडल। साइबेरिया के डेंस फॉरेस्ट के बीच एक दिन माइनर्स एक पीट बॉग यानी कीचड़ जैसी मिट्टी में डिगिंग कर रहे थे। उन्हें कुछ अजीब सा मिला, एक पुरानी लंबी सी लकड़ी का टुकड़ा जिसमें कुछ स्ट्रेंज मार्किंग्स बने हुए थे। उन्होंने समझा कि ये कोई पुराना पिलर होगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स आए तो सबकी सांसें थम गईं। वो पिलर असल में था दी शिगिर आइडल, एक 3 मीटर लंबी वुडन स्टैच्यू जिसे बनाया गया था 10,000 BC में, यानी कि इजिप्शियन पिरामिड्स से भी 7,000 साल पुराना। साल था 1890। जगह थी शिगिर पीटबोग, यूराल माउंटेन्स के पास, रूस। यहाँ के लोग गोल्ड के लिए डिगिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिला एक ऐसा खजाना जिससे पूरी आर्कियोलॉजी हिल गई। वुडन आइडल को पीटबोग ने ऑक्सीजन से बचाकर रखा था, इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद भी परफेक्टली प्रिजर्व्ड था। लेकिन उस पर बने पैटर्न्स एंड फेसेस वो किसी प्रिमिटिव इंसान के नहीं लगते थे। जब स्टैच्यू को साफ किया गया तो एक्सपर्ट्स ने देखा कि इसके ऊपर मल्टीपल ह्यूमन फेसेस बने हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड फॉर्म में। हर फेस का एक्सप्रेशन अलग था, कुछ एंग्री, कुछ पीसफुल, कुछ ब्लैंक। और इन फेसेस के बीच में जियोमेट्रिकल कार्विंग्स, जिगजैग लाइंस और सिंबल्स बने हुए थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये कार्विंग्स एक लैंग्वेज थी, एक कोड जिससे प्रीहिस्टोरिक लोग अपने बिलीफ्स, गॉड्स और वर्ल्ड व्यूज एक्सप्रेस करते थे। पहले लोगों ने सोचा ये तो 3 से 4 हजार साल पुराना होगा, लेकिन जब कार्बन डेटिंग हुई तो रिजल्ट ने सबको हिला दिया। ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स ओल्ड, यानी ये स्टोन एज के लोगों ने बनाया था, जब इंसान अभी एग्रीकल्चर सीख ही रहा था। क्या ये सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी? शिगिर आइडल ने एक सवाल दुनिया के सामने छोड़ दिया। अगर 12,000 साल पहले के लोग इतने आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक थे, तो क्या हम उन्हें प्रिमिटिव कह सकते हैं? या फिर वो किसी ऐसी नॉलेज सिस्टम का हिस्सा थे जो हमने टाइम के साथ खो दिया?
आज शिगिर आइडल येकतेरिनबर्ग म्यूजियम रूस में रखा है और साइंटिस्ट्स अब भी उसके कोड्स को डिकोड करने में लगे हुए हैं। 12,000 साल पुरानी एक वुडन मूर्ति जिसमें लिखा है इंसान के समझ से परे एक संदेश। शिगिर आइडल एक साइलेंट विटनेस है हमारे भूल गए पास्ट का। नंबर 5, दी उबैद लिजर्डमैन स्टैच्यूज। साउथ इराक के एक एंशिएंट टाउन अल उबैद में 1919 में आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सकेवेशन कर रहे थे। वहां उन्हें मिला कुछ छोटे पुराने टेराकोटा स्टैच्यूज, लेकिन इन स्टैच्यूज में कुछ अजीब था। ये फिगर्स इंसान के जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल रिप्टाइल जैसे। लिजर्ड की तरह लंबे हेड्स, बड़े आंखें और स्केली स्किन जैसी टेक्सचर। और सबसे शॉकिंग बात, उनमें से कुछ फीमेल फिगर्स प्रेगनेंसी के पोज में थी, यानी लिजर्ड ह्यूमन हाइब्रिड मदर्स। उबैद कल्चर लगभग 5000 बीसी में एग्जिस्ट करता था, सुमेरियंस के आने से पहले। ये लोग फार्मिंग करते थे, पॉटरी बनाते थे और टेम्पल्स भी थे उनके पास। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आया कि को उन्होंने अपने देवताओं को इंसान नहीं रिप्टाइल क्यों दिखाया। एक स्टैच्यू में एक लिजर्ड फेस्ड फिगर ने स्टाफ पकड़ा हुआ था, जैसे कोई लीडर या प्रिस्ट हो। दूसरे में एक फीमेल रेप्टिलियन बेबी को गोद में लिए हुए थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब ये स्टैच्यूज देखी तो उन्होंने कहा कि ये शायद सिंबॉलिक फिगर्स हैं, एक इमेजिनेशन या मिथ का पार्ट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये रेप्टिलियन फीचर्स पूरे रीजन में कंसिस्टेंट है। न सिर्फ अल उबैद बल्कि नजदीकी साइट्स में भी ऐसे ही स्टैच्यूज मिले। यानी ये कोई एक आर्टिस्ट का इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम था। वर्ल्ड के हर कल्चर में स्नेक्स और रिप्टाइल्स डिवाइन माने गए हैं। इजिप्ट में थॉथ और सोबेक जैसे गॉड्स, इंडिया में नागास, मेसोअमेरिका में क्वेट्ज़लकोट्ल, फेदर्ड सरपेंट गॉड। सब जगह रिप्टाइल्स को विजडम और रिबर्थ के सिंबल के रूप में देखा गया है। तो क्या उबैद लोगों ने भी स्नेक्स को गॉड का मैसेंजर माना था, या उन्होंने कुछ और रियल देखा था? अल उबैद साइट में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मिला, जहां इन स्टैच्यूज के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। कुछ आइडल्स के हाथ में स्टाफ और ब्रेसलेट्स भी हैं। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं, बल्कि लीडर्स या डिवाइन बीइंग्स थे। लिजर्ड फेस्ड आइडल्स के साथ कुछ वर्शिप आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जो दिखाते हैं कि लोग इन्हें रिवियर करते थे, जैसे हम मॉडर्न टाइम्स में देवताओं की मूर्तियों को करते हैं। अगर 7000 साल पहले के लोग रिप्टाइल लाइक क्रिएचर्स को वर्शिप कर रहे थे, तो क्या ये सिर्फ मिथ था या कुछ ऐसा एविडेंस जिसे हिस्ट्री छुपाना चाहती है? नंबर 6, दी फुएंटे मैग्ना बाउल। 1950 के आसपास बोलीविया के एक फार्मर ने टिटिकाका लेक के पास एक पुरानी बाउल पाई, एक स्टोन बाउल, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नाम दिया दी फुएंटे मैग्ना बाउल। पहली नजर में ये एक नॉर्मल एंशिएंट आर्टिफैक्ट लगती थी, लेकिन जब रिसर्चर्स ने उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट देखा तो सबका होश उड़ गया, क्योंकि उस बाउल के अंदर लिखा हुआ था क्यूनिफॉर्म और प्रोटो सुमेरियन स्क्रिप्ट में। क्यूनिफॉर्म लिखाई तो सिर्फ मेसोपोटामिया, इराक में मिलती थी, जो साउथ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है। तो फिर बोलीविया के लोग सुमेरियन लखाई कैसे जानते थे? सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी लखाई और एडवांस्ड कल्चर मानी जाती है, जबकि बोलीविया के पास उस टाइम थी त्याहुआनाको सिविलाइजेशन, जो लेक टिटिकाका के पास रहती थी। एक सिविलाइजेशन मिडिल ईस्ट में और दूसरी साउथ अमेरिका में, और दोनों के सिंबल्स एक जैसे। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों कल्चर्स कभी मिले ही नहीं। बाउल के अंदर 2 अलग स्क्रिप्ट्स मिली, एक प्रोटो सुमेरियन राइटिंग और दूसरी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो साउथ अमेरिका के लोकल कल्चर से मिलती जुलती थी। मतलब ये बाउल एक रिलीजियस आर्टिफैक्ट लगती है, और अगर लखाई जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि सुमेरियंस और साउथ अमेरिकन्स के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। अगर फुएंटे मैग्ना बाउल सच में पुरानी है, तो इसका मतलब है कि सुमेरियंस ने या तो साउथ अमेरिका तक ट्रैवल किया था, या फिर दोनों सिविलाइजेशंस के बीच कोई और ब्रिज था। शायद एक लॉस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन जो सबको नॉलेज देकर गई थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये बाउल एक प्रूफ है कि पुरानी सभ्यताओं के पास सी ट्रैवल और एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था। शायद उन्होंने ओशन क्रॉस करके एक दूसरे से ज्ञान शेयर किया। बोलीविया के टिटिकाका के पास वो स्टोन बाउल आज भी चुप है। शायद उस पर लिखे लफ्ज हमारे एंसेस्टर्स का संदेश है, जिसे हम अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं हुए। नंबर 7, द सक्कारा बर्ड। साल था 1858।
इजिप्ट के सक्कारा नेक्रोपोलिस के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक छोटी सी वुडन फिगर ढूंढ निकाली, बस 14 सेंटीमीटर की, हल्के वुड से बनी, एक चिड़िया जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से देखो तो कुछ अलग था। उसके पास टेल रडर था, लेकिन लेग्स या क्लॉज नहीं थे, और सबसे शॉकिंग, उसके विंग्स बिल्कुल एरोडायनामिक कर्व में बने थे, बिल्कुल वैसा जैसे मॉडर्न एयरप्लेन्स के विंग्स होते हैं। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सोचा ये बस एक टॉय या कोई रिलीजियस सिंबल होगा। इजिप्शियंस बर्ड्स को सोल और फ्रीडम के सिंबल के रूप में मानते थे, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उस शेप को क्लोजली स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये एक एरोडायनामिक डिजाइन है, और ऐसे शेप्स तब तक सिर्फ 19वीं सेंचुरी के एरोनॉटिक्स में जाने जाते थे। कुछ हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को प्रपोज किया कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक मिनी मॉडल ऑफ ए ग्लाइडर था। इजिप्ट के लोग शायद एयर करंट्स और एरोडायनामिक्स का बेसिक ज्ञान रखते थे। 1970 के दशक में एक इजिप्शियन डॉक्टर खलील मसीहा ने सक्कारा बर्ड का रिप्लिका बनाया, लेकिन उसमें टेल रडर ऐड किया, और जब उसने विंड टनल में टेस्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबलाइज्ड फ्लाइट में गया, हल्का सा ग्लाइड किया जैसे कोई ग्लाइडर करता हो। सक्कारा बर्ड, जिसका एज एस्टिमेट है 200 BCE के आसपास, वो उस वक्त के लिए एक इम्पॉसिबल क्रिएशन थी। उस समय इजिप्ट में ऐसे साइंटिफिक डिजाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इजिप्ट के पास एडवांस्ड मैकेनिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज था। उन्होंने पिरामिड्स परफेक्ट अलाइनमेंट में बनाए, तो एरोडायनामिक्स समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी सक्कारा बर्ड कैरो म्यूजियम में रखा है, लेकिन उसके पास लिखा लेबल सिर्फ इतना कहता है, वुडन बर्ड अननोन पर्पस। एक 2200 साल पुरानी छोटी सी वुडन बर्ड जो हवा में उड़ने के लिए परफेक्टली डिजाइन है। अगर ये बस एक टॉय है तो उस जमाने के लोग किस लेवल के क्राफ्ट्समैन थे, और अगर ये एक मॉडल है किसी रियल मशीन का, तो क्या एंशिएंट इजिप्शियंस ने स्काई ट्रैवल का राज जान लिया था। नंबर 8, द सैक्साहुआमान वॉल्स। पेरू के एक पुराने शहर कुस्को के पास मौजूद है एक ऐसी दीवार, सैक्साहुआमान, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थरों को मिट्टी की तरह मोड़ दिया हो। ये पुरानी इंका सिविलाइजेशन की क्रिएशन मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो आज तक अनसॉल्व्ड है। इन लोगों ने इतने मैसिव स्टोन्स, जिनमें से कुछ 300 टन से भी ज्यादा के हैं, उन्हें बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे उठाया और परफेक्ट फिट कैसे किया। यहाँ के स्टोन्स इतने एक्यूरेटली फिट किए गए हैं कि उनके बीच एक पेपर तक नहीं घुस सकता, ना कोई सीमेंट, ना मॉर्टर। फिर भी ये वॉल्स सदियों से अर्थक्वेक्स को झेल चुकी हैं बिना हिलाए। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कुछ और ही कहानी कह रही है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये दीवार ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से पहले की है, और इसे बनाने में किसी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का हाथ था। इन पत्थरों के शेप्स इररेगुलर हैं, जैसे जैसे किसी ने उन्हें मोल्टन स्टोन की तरह डालकर जमा दिया हो। और जब रात के अंधेरे में इन दीवारों के बीच हवा गुजरती है तो एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक एंशिएंट रिदम सुनाई देती है, जैसे ये दीवार खुद अपना राज हमेशा जिंदा रखना चाहती हो। सैक्साहुआमान, एक ऐसा स्थान जहां पत्थर बोलते नहीं लेकिन महसूस करते हैं, और उनका हर कर्व, हर कट एक अनसॉल्व्ड कहानी कहलाता है। क्या ये सच में इंसानों ने बनाई थी, या फिर किसी और ने उनके हाथों से बनवाई। नंबर 9, द फेस्टोस डिस्क। क्रीट के आइलैंड पर एक पुराने मिनोअन पैलेस के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी आर्कियोलॉजी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बॉम्ब बन गया। ये था द फेस्टोस डिस्क। मिट्टी का बना ये डिस्क लगभग 3700 साल पुराना माना जाता है, और दोनों साइड्स पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे सिंबल्स जो किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। इन सिंबल्स को किसी ने लिखा नहीं था, प्रेस किया गया था, जैसे किसी एंशिएंट टाइपराइटर का यूज हुआ हो। मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म हजारों साल पहले। डिस्क पर कुल 241 सिंबल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रेयर है, कुछ कहते हैं एक कैलेंडर, और कुछ कहते हैं एक एलियन कोड। कुछ तो इसे एक लॉस्ट सिविलाइजेशन अटलांटिस कॉलोनी का सबूत भी मानते हैं। लेकिन असली राज ये है कि इस लैंग्वेज को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, न कोई डिकोड कर सका, न कोई ट्रांसलेशन मिल पाई। हर बार जब कोई एक्सपर्ट ये क्लेम करता है कि उसने इसका अर्थ समझ लिया है, कुछ दिन बाद वो थ्योरी खुद ही गिर जाती है, जैसे डिस्क अपना सीक्रेट किसी को बताना ही नहीं चाहता। एक छोटा सा डिस्क, मिट्टी का बना हुआ,
लेकिन उसके अंदर छुपा है एक मैसेज फ्रॉम द पास्ट जो हजारों साल बाद भी हमें समझ नहीं आता। जैसे ये कह रहा हो, तुम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, हमारे कुछ राज कभी नहीं समझ पाओगे। द फेस्टोस डिस्क, एक सर्कुलर पजल जिसमें घुमा दो तो दुनिया का सबसे पुराना एनक्रिप्टेड कोड घूम जाता है। क्या ये किसी एंशिएंट साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था या किसी एलियन सिविलाइजेशन का फॉरगॉटन लैंग्वेज? ये राज आज भी क्रीट की जमीन के अंदर छुपी कहानियों में गुप्त है और शायद हमेशा रहेगा। नंबर 10, गोबेकली टेपे, तुर्की। कहानी शुरू होती है तुर्की के शानलियुर्फा रीजन के एक रेगिस्तानी पहाड़ी से, जहां 1990 के दौरान एक ऑर्डिनरी एक्सकेवेशन चल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगा यहाँ कुछ छोटी मोटी पुरानी चीजें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने जिसे ढूंढ निकाला उसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को हिला कर रख दिया। उस जगह का नाम था गोबेकली टेपे, और जब इसका एज टेस्ट हुआ तो सब हैरान रह गए। ये जगह 12,000 साल पुरानी थी, मतलब स्टोनहेंज से 6,000 साल पहले, और पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी। यहाँ मिले मैसिव स्टोन पिलर्स जिन पर जानवरों के कार्विंग्स बने हुए हैं, लाइन्स, स्नेक्स, वल्चर्स और भी अननोन क्रिएचर्स। हर पिलर का वेट 10 से 20 टन के बीच था और सबको एक सर्कुलर टेम्पल स्ट्रक्चर के रूप में सजाया गया था। सबसे हैरानी की बात, उस समय लोग हंटिंग और गैदरिंग फेज में थे। उनके पास न मेटल था न वूल, फिर भी उन्होंने इतनी मैसिव और डिटेल्ड स्टोन आर्किटेक्चर कैसे बना ली? साइंटिस्ट्स कहते हैं ये वर्ल्ड्स फर्स्ट टेम्पल था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोबेकली टेपे सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि एक मिस्ट्री कोड है जो एंशिएंट ह्यूमंस और स्काई गॉड्स के बीच के कनेक्शन को बताता है। और जब एक्सकेवेशन आगे बढ़ी, एक और शॉकिंग बात सामने आई। ये पूरा साइट जानबूझकर जमीन के नीचे दफन किया गया था। किसने किया? क्यों किया? क्या उन लोगों को कोई ऐसी चीज मालूम थी जिससे दुनिया को बचाना था, या ये उनके देवताओं के डिपार्चर का साइन था? आज भी गोबेकली टेपे खुला है, लेकिन हर स्टोन, हर कार्विंग, हर सर्कुलर टेम्पल एक साइलेंट मैसेज देता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी सिंपल नहीं थी जितना हम सोच लेते हैं। हो सकता है गोबेकली टेपे वो मिसिंग लिंक हो जहां इंसान ने पहली बार अपने देवताओं से मिलना सीखा था और जहां से शुरू हुआ था सब कुछ, रिलीजन, बिलीफ और मिस्ट्री।